तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आपका इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, बी दिया है टू डिसिपेट हीट फ्रॉम द वाइंडिंग, सी दिया है टू प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, डी दिया है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द वाइंडिंग। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में ये हमारी कोर होती है। ठीक है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की कोर है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो यहाँ पर हमारा फ्लक्स को इस्टेब्लिश कराने के काम आती है, ताकि हमारा फ्लक्स ईजिली फ्लो हो जाए। हम चाहते हैं कि फ्लक्स ईजिली हमारे ट्रांसफार्मर में फ्लो हो। देखिए, ये मैं डॉटेड से फ्लक्स बना रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर का जो काम होता है, कोर का हमारा काम क्या होता है, हमारे फ्लक्स को ईजिली पास कराना। जिस फ्लक्स को हम बोलते हैं फाई, ये ईजिली पास हो जाए। हम इसको बनाते हैं हाईली परमेबल, मतलब म्यू की वैल्यू हम बहुत हाई रखते हैं ताकि हमारा फ्लक्स ईजिली पास हो जाए और हमारे रिलक्टेंस की वैल्यू कम रहे। हम ऐसी इसको बनाते हैं। ये बनी रहती है हमारी सिलिकॉन स्टील की, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को बोलते हैं आर एल। ठीक है, और रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है रिलक्टेंस एल अपॉन म्यू इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन इंटू आई। ठीक है, एम एम एफ को एन इंटू आई लिखते हैं और म्यू इंटू ए आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर से हम फ्लक्स को हमने बढ़ाना है, फ्लक्स को हमने ईजिली पास कराना है, तो म्यू की वैल्यू हमें हाई करनी है, परमेबिलिटी हाई करनी पड़ती है। ठीक है, परमेबल हाई होगा तो हमारा फ्लक्स ईजिली पास हो जाएगा, तो इसका रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। रिलक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा फ्लक्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से स्टेब्लिश हो जाएगा और उसको एक रास्ते मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टू प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलक्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हेन टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, a changing current in the first coil will induce a voltage in second coil. This phenomena is called। देखिए मतलब क्या कह रहा है, हमने दो कॉइल को पास पास रखा, एक का हमने करंट चेंज करा। ठीक है, एक में हमने चेंजिंग करंट फ्लो कराया, तो उससे दूसरी में हमारा क्या हो गया, इंड्यूस, एक दूसरे में वोल्टेज इंड्यूस हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक के कारण दूसरे में अगर हमारा वोल्टेज बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आंसर सही क्या हो जाएगा, सही डी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमारे ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड को एक्साइट करते हैं और उससे हमारे सेकेंडरी साइड में अपने आप एक्साइटेशन हो जाती है ड्यू टू द मैग्नेटिक पाथ। ये मैग्नेटिक पाथ होता है बीच में, और यहाँ पहले साइड में हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारा सोर्स साइड होता है, और देन यहाँ पर लोड साइड होता है। तो पहले में हम चेंजिंग मैग्नेटिक करंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू हमारे सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक में आपका करंट चेंज करने पर दूसरे में अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न इन द इंडक्टर इज डबल। ठीक है, तो पूछ रहा है एंड ऑल अदर फैक्टर आर रिमेन कांस्टेंट, बाकी सबको कांस्टेंट रखा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, हमारे इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, बाकी चीज़ हमने कांस्टेंट रखी है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा इंडक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न के। एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अगर हमने डबल कर दिया, टर्न डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ एन का स्क्वायर कर दिया हमने ये, तो हमारा इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इंडक्टेंस भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इंडक्टेंस हो जाएगा आपका 2 टू जा 4 एन स्क्वायर, पहले वाले के मुकाबले 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 गुना, 4 गुना पहला बी, ए बी क्वाड्रपल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द कोर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज रिमूव्ड बट द करंट इज केप्ट कांस्टेंट, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि
जब हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर रिमूव कर दिए, करंट कांस्टेंट रखा है, तो उस टाइम हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स होता है हमारा एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, मतलब नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट को बोलते हैं हम एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस आरएल। ठीक है, यहाँ पर हमने जो करंट है वो कांस्टेंट रखी हुई है, और हमारा आरएल का फॉर्मूला क्या होता है रिलक्टेंस का? रिलक्टेंस होता है आपका एल अपॉन म्यू इंटू ए। ठीक है, म्यू को यहाँ म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए लिखते हैं, तो म्यू इंटू ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हुआ, हमारा जो रिलक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा किसके? परमेबिलिटी के, मतलब 1/म्यू। इससे पहले हमने क्या लगाई होगी? इससे पहले हमने कोर लगाई होगी जो हमारी बनी होगी मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। लेकिन हमने अब क्या करा, हमने कोर को हटा के वहाँ पर विदाउट कोर कम कर दिया, मतलब कोर हटाई तो वहाँ पर क्या आ गई? एयर। एयर की परमेबिलिटी क्या होती है? एयर की परमेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपका फेरोमैग्नेट। तो जैसे परमेबिलिटी कम हो जाएगी तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से क्या होगा? रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, और रिलक्टेंस बढ़ गया तो हमारा क्या करेगा? फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिमेन सेम नहीं, डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोर हटाई। कोर हटा के वहाँ पर क्या आ जाएगी? एयर। एयर की परमेबिलिटी मैग्नेटिक कोर से बहुत कम होती है, तो परमेबिलिटी कम होगी तो रिलक्टेंस हमारा इंक्रीज़ हो गया। रिलक्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो रिलक्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो हमारा फ्लक्स क्या हो गया? ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट हमारा कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टर्न तो हमारे फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टोटल इंडक्टेंस ऑफ टू सीरीज कनेक्टेड कॉइल्स with self inductance L1 and L2 and mutual inductance M with their field opposing is field opposition के टाइम में क्या कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी केस में मैं आपको बताता हूँ। ये होता है हमारा सीरीज के केस में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ठीक है, ये प्लस माइनस 2M होता है, 2 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर जो माइनस साइन है, माइनस साइन किसके लिए आता है? अपोजिट पोलैरिटी के लिए। ठीक है, अपोजिट के लिए हमारा क्या आएगा? माइनस साइन। और हमारा पॉजिटिव साइन किसके लिए आएगा? एडिटिंग पोलैरिटी के लिए। दोनों को जोड़ दे तब। तो हमसे क्या पूछा है? अपोजिट। अपोजिट वाले में क्या आएगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M। L1 प्लस L2 माइनस 2M। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन अ सर्किट अ 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल ऑफ अ नेटवर्क। ठीक हो गया। द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज फाउंड टू बी 20 वोल्ट सोर्स विथ सीरीज विथ अ 5 ओम रजिस्टर। ठीक है, 20 ओम का सोर्स है, 5 ओम का आर है, जो हमारा VTH दिया है इसमें। VTH और RTS को हमें बताना है कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। तो सर्किट देखिए कैसा दिया है। एक सर्किट ऐसा दिया है हमें, यहाँ पर VTH की वैल्यू है वो है आपका 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट है, और इसके साथ सीरीज में क्या होता है? RTH, जिसकी वैल्यू है 5 ओम। देन हमने क्या करा है? एक लोड कनेक्ट करा है। लोड यहाँ पर है 10 ओम का, 10 ओम का लोड कनेक्ट करा है, ये 10 ओम। तो पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस हमारे वोल्टेज बतानी है, हमें 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? एक सीरीज सर्किट दिख रहा है, करंट सेम फ्लो होगी। तो हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज दिया है तो हम क्या लगाते हैं? VDR, वोल्टेज डिवाइडेड रूल। तो VDR में हमें 10 ओम की वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज ऑफ 10 ओम की कितनी आएगी? वो आएगी आपकी टोटल वोल्टेज VS कितनी है हमारी? 20 वोल्ट अपॉन हमने 10 ओम पे निकालना है, तो 10 ओम को लिख देंगे ऊपर से 10 ओम, और डिनोमीटर में आ जाएगा दोनों का, जो भी दोनों है आपके 10 ओम प्लस 5 ओम। 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका? 15। तो ये कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 15। 200 अपॉन 15 आ जाएगा आपका 13 से थोड़ा ज़्यादा, 13 से थोड़ा ज़्यादा होगा आपका 33.33 वोल्ट। ये 13.33 वोल्ट, 13.33 वोल्ट। आंसर ए। देखिए यहाँ पर सिंपल VDR लगाना है। VDR का फॉर्मूला ये रहा, VS इंटू V1 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट RN फॉर द सर्किट विथ अ शॉर्ट सर्किट करंट 4 एम्पियर और ओपन सर्किट वोल्टेज आपका 20 वोल्ट दिया। मतलब हमें RN की वैल्यू बतानी है। नॉर्टन वाले में RN की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पर आपका कैसे निकालेंगे?
इसके फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल देखिए, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर। तो हमें आर निकालना है, तो आर का क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा यहाँ से आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, वी क्या है, वी हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है वी ओ सी जिसको हम बोलते हैं, और आई क्या होता है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी। तो इसकी सबकी वैल्यू दी है हमें, आई एस वी ओ सी की वैल्यू ओपन सर्किट वोल्टेज है हमारा 20 वोल्ट और आई एस सी है हमारा 4, तो 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा आर एन की वैल्यू 5 ओम। आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन अ सीरीज आर एल सी सर्किट व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में वोल्टेज के जो रिलेशन है वो क्या है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन, दे आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, दे आर इन फेज, और दे आर 180 डिग्री फेज आउट, और डी तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारा आर एल सी सर्किट है, यहाँ पर क्या है, हमारी जो वोल्टेज है हम इसको रेफरेंस मानते हैं, और इंडक्टर के केस में, पहले मैं एल इंडक्टर का केस बता रहा हूँ, प्योर इंडक्टर है तो इस केस में हमारी करंट लैग करती है। ठीक है, क्या करती है, हमारी करंट लैग करती है बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री से हमारी करंट लैग करती है वोल्टेज से, वोल्टेज रेफरेंस मानते हैं। और हमारा सी का केस है, कैपेसिटर का केस। कैपेसिटर वाले केस में ये हमारी वोल्टेज रेफरेंस है, इस केस में हमारी करंट लीड करती है। ठीक है, करंट हमारी लीड करती है बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, करंट लीड करेगी 90 डिग्री, तो आर एल सी। और जो हमारा आर है, आर क्या होता है, आर में जो है हमारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं, वी और आई के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता आर के केस में। तो हमसे पूछा है एल और सी में क्या डिफरेंस है, फेस में कितना डिफरेंस है। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज है जो रेफरेंस है, इससे हमारा 90 डिग्री नीचे है हमारा आई एल, आई एल या वी एल आप कुछ भी मान लें, और इससे हमारा कितना 90 डिग्री लीड कर रहा है आई सी। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के गैप में हो गए और एक दूसरे के फेज आउट हो गए। मतलब एक का मुँह ऊपर की ओर को है तो एक का मुँह नीचे की ओर को है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, वोल्टेज से देखेंगे तो ये 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री ऊपर या 90 डिग्री नीचे, और अगर इन दोनों के बीच में हम देखेंगे वोल्टेजों के हिसाब से तो ये 180 डिग्री फेज आउट होंगे टू ईच अदर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ सीरीज आर एल सी सर्किट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इम्पीडेंस। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सीरीज आर एल सी सर्किट में, तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में जो जेड होता है हमारा, जेड क्या होता है हमारा, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ये हमारा होता है। लेकिन हमारे एट रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एट रेजोनेंस, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एट रेजोनेंस क्या होता है हमारा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। एक्सएल हमारे एक्स सी के बराबर होता है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन ये फेज में एक दूसरे के 180 डिग्री अपोज करते हैं। ठीक है, एक्सएल एक्स सी के बराबर होता है, तो इस केस में हमारी जो जेड की वैल्यू आती है, इम्पीडेंस की वैल्यू, वो आर के बराबर होती है, प्योर आर के बराबर। प्योर आर के बराबर होने से इस केस में हमारे जो जेड की वैल्यू है वो मिनिमम आती है, इम्पीडेंस हमारा मिनिमम होता है, और हमारी क्या होती है, करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है सीरीज आर एल सी के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, इट्स प्योरली इंडक्टिव नहीं, प्योरली कैपेसिटिव नहीं, इट्स बिकम मैक्सिमम नहीं, ये देखिए इट्स बिकम मिनिमम एंड प्योरली आर। ठीक है, आर वाला रह जाता है और बाकी क्या रहता है, ये मिनिमम जेड हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेल्टा कनेक्टेड लोड टू अ स्टार कनेक्टेड लोड। हम डेल्टा को स्टार में क्यों कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन दिया, टू सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस फॉर 3 फेज सिस्टम, टू रिड्यूस द लाइन करंट, टू चेंज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, टू इंक्रीज द टोटल पावर ऑफ द लोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए हमारा जो डेल्टा सिस्टम है ना, ये ऐसा, डेल्टा के केस में कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। लेकिन जब हम स्टार की बात करेंगे, स्टार के केस में हम ऐसे बनाते हैं, स्टार के केस में यहाँ पर न्यूट्रल अवेलेबल होता है, तो हम इसको पर फेज एनालिसिस में भी हम कर सकते हैं, पर फेज मॉडल बना के इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ एक फेज, देन ये 2 फेज और ये 3 फेज।
तो यहाँ पर से क्या होता है, हम 3 फेज सिस्टम को हम सिंपली एनालिसिस कर सकते हैं डेल्टा के केस को हम स्टार में कन्वर्ट करके। इसलिए हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम पर फेज एनालिसिस कर सकें 3 फेज सिस्टम का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, टू सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस फॉर 3 फेज सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू।